Hello, my dear students, dear 10th class. So, yesterday we started the nationalism and the imperialism, and the most important topic was the Balkans. The most serious source of nationalist tension before 18 before 1871 and after 71 एक एरिया है जिसको बाल्कन बोलते हैं. अगर जोग्राफिकली इसको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा तो मैप आई थिंक इसमें दिया नहीं है, बट उसको आउटसोर्स करके हम देख सकते हैं. ठीक है. यस. तो वो बाल्कन की प्रॉब्लम थी. ठीक है. तो बात यह है कि बाल्कन एक रीज़न है, वहाँ आसपास बहुत सारे रिसोर्सेज. आज मॉडर्न डे में बात करेंगे तो बेटा वहाँ बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बट पहले वो रीजन अलग अलग टेरिटरीज़ में और एम्पायर में डिवाइडेड था. ठीक है. और सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं. और सी, एक बाल्टिक सी है और एक मेडिटेरियन सी है और एक वेस्ट का रीजन है. जब मैथ क्लास होगी तो उसको थोड़ा प्रॉपरली और समझाएंगे. तो उसकी अपनी बहुत इम्पोर्टेंस थी. हर कोई चाहता था कि इस पे मेरा पावर ऑफ सीजिंग हमारी हो, और जो हम बाल्कन के कंट्रीज़ थे वो भी एक दूसरे के ऊपर अपनी जो एक्सटेंशन ऑफ पावर है वो कर रहे थे, बढ़ा रहे थे. जेलस थे एक दूसरे के लिए, फ्री होना चाहते थे, बट फ्री इस तरह से होना चाहते थे कि ये मेरे पास उसका रीज़न आ जाए या दूसरे वाले के पास मेरा रीज़न चला जाए. वो इस तरह से वहाँ पार्टिसिपेशन था, और ये एक जैसे वॉर जैसी सिचुएशन थी. तो वहाँ से स्टार्ट क्या होता है उसको देखें एक बार हम लोग. ठीक है. द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन. ठीक. सबसे बड़ी बात है कि जोग्राफिकली भी वेरिएशंस बहुत हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आसपास मेडिटेरियन सी से जो एडजेसेंट इलाके हैं वो, और नॉर्थ अफ्रीका की तरफ वहाँ पे एक बाल्टिक सी है वहाँ पे. तो इसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज फुली बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा है, और हर कोई चाहता है कि नेचुरल रिसोर्स हमारे पास ज़्यादा हो जिससे कि हमारी पावर, हमारी वेल्थ बढ़े. एथनिक वेरिएशन मतलब मैंने आपको बताया था वहाँ पे उस रीजन में बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर वाले लोग. ठीक है. और सबसे बड़ी बात है, कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी में ही प्रोटेस्टेंट को फॉलो कर रहा है. तो ये सब वेरिएशन थे, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस थे उनके बीच में. कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया. अगर आज की आप बात करोगे तो आज की डे का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो. ये आई थिंक कितना काउंटिंग हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई थिंक 10. इतनी कंट्रीज़ उस टाइम, मतलब समझिएगा आप, उस टाइम ये एक पूरे रीजन में आती थी. आज जो ये सारे 10 कंट्रीज़ हैं स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंट हैं. ठीक है. आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक आपको शायद 9th में हमने पढ़ा है USSR. तो इसमें से बहुत सारे कंट्री उसका पार्ट भी थे. जब USSR टूट गया 1991 में, तो इसमें से रोमानिया आप देख रहे हैं, क्रोएशिया देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, सर्बिया, स्लोवेनिया, ये सब भी बेटा अलग हो गए. आज ये सब अपने आप में कंट्री हैं, बट 1871 के टाइम पे ये सब आपस में कंट्री नहीं थे. ठीक है. इस चीज़ को आप समझिएगा. आज ये सब फ्री कंट्री हैं, बट उस टाइम पे नहीं थे. ये टोटल मिला के अपना बाल्कन बोलते थे. अच्छा, जो ये लोग हैं, रोमानियन हैं, क्रोएशियन हैं, सर्ब्स हैं, ग्रीक, अब ये भी इनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपना अपना कल्चर है. तो ये भी चाहते हैं कि सामने वाले का हिस्सा मेरे अंडर में आ जाए, और सामने वाला चाह रहा है कि उसका हिस्सा मेरे अंडर में आ जाए. तो हर कोई एक दूसरे को कैप्चर करने की उसमें लगा हुआ है. हुज इनहेबिटेंट वर ब्रॉडली नोन एज द स्लाव. अब ये जो जितने भी लोग यहाँ पे ये कंट्रीज़ आप देख रहे हैं, इनकी जो रेस है वो स्लाव है. एक कंट्री था कुछ ईयर्स पहले तक, स्लोवाकिया. ठीक है. फिर उसको तोड़ के अलग अलग दो कंट्री में डिवाइड कर दिया. चेक रिपब्लिक अलग बन गया और स्लोवेनिया अलग बन गया, सर्बिया अलग हो गया.
तो उनकी जो एथनिसिटी थी वो स्लाव से जाने जाते थे, लाइक दैट कि बेल्जियम में फ्रेंच थे, डचिस थे, श्रीलंका में बुद्धिस्ट थे, तमिल्स थे, तो ऐसे ही स्लाव से। अब वो कल्चरली स्लाव एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लैंग्वेज के बेसिस पे भी और वैसे। बट जो अदर कंट्रीज़ हैं, ग्रीस है तो ग्रीस में तो ग्रीक बोली जाती है, सर्बिया में सर्ब्स हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। तो ये बहुत सारी जो मतलब एथनिसिटी है और वेरिएशंस है, ये मेन रीज़न था कि इन दोनों के इस पूरे रीजन में, इन कंट्रीज़ के बीच में और जो यूरोप की पावरफुल कंट्री उनके बीच में एक क्लैश होना शुरू हो गया कि हर कोई इस पर कब्जा करना चाहता था। A large part of the Balkans was under control of the Ottoman Empire। अब ऑटोमन एम्पायर क्या था, थोड़ा समझ लीजिए बेटा। आज मॉडर्न डे में जो टर्की है, ठीक, और इसमें से कई सारे रीजन ऐसे हैं जिनके कुछ कुछ हिस्से उस टाइम, जैसे नॉर्दर्न अफ्रीका, इधर वेस्ट एशिया और उधर यूरोप का साउथ वाला पार्ट, ये सब पूरा मिला के टर्की के एम्पायर में आता था। उसको बोलते लेकिन ऑटोमन एम्पायर थे, ठीक है। मैंने मार्च में शायद इसका एक ब्रीफ आपको समझाया भी था। आज मॉडर्न डे में टर्की भी पावरफुल है, नाटो का मेंबर है, बट उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर का ये इसमें से बहुत सारा हिस्सा भी था कंट्रोल में। द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। अब बात क्या थी, ये वही एरा है बेटा जब रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनलिज्म दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, ठीक है। याद होगा ना, पूरा जर्मनी पढ़ते आए, इटली पढ़ते आए, तो ये नेशनलिज्म यानी कि नेशन स्टेट की थ्योरी बाल्कन रीजन में और उसके आसपास कंट्री में भी पूरी तरीके से फैल चुकी थी और लोग इस चीज़ को मान रहे थे। उन्हें लगता था कि हमारा अपना नेशन स्टेट होना चाहिए। इसी बेस पे वो एक दूसरे से अलग होना चाहते थे। आगे ओके, बाल्कन टुगेदर इन द डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपस में अलग अलग हो जाना, एक साथ जितने भी बाल्कन वाले ये कंट्री थे एक साथ अलग हो रहे हैं। ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। ऑटोमन एम्पायर से सब अलग अलग हो गए, ठीक। मैंने बताया ना, ये सारे रीजन, कुछ बहुत सारा पार्ट ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। तो जब वो उससे बाहर हुए तो अब एक्सप्लोसिव का यहाँ मतलब है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी कीमती चीज़ कि वो किसी के अंडर से छूट गई है, वो खुली पड़ी है, बहुत सारे लोग उस पर पावर के लिए हड़प लेना चाहते हैं। लाइक दैट इंडिया में देख लो आप, जब 1761 में पानीपत की लड़ाई हुई थी तो यहाँ मराठा हार गए थे। अब्दाली भी अफगान था, वो चला गया यहाँ से, पूरा इंडिया खाली पड़ा रहा। पता नहीं अब्दाली ने यहाँ शासन क्यों नहीं किया। आफ्टर दैट आप देखते हैं कि अंग्रेज आ गए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, सब आए, बारी बारी से इंडिया को नोचा, खाया पिया, कब्जे किए, पावर अपनी बढ़ाई, यहाँ के लोगों को शोषण किया, पैसा ले गए यहाँ से, एवरीथिंग। और धीरे धीरे फिर और सिर्फ ब्रिटिश अब ज़्यादा रह जाता है। सेम ऐसे ही सिचुएशन के लिए बाल्कन अब तैयार था। ऑल थ्रू द 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms। अब वही वाली बात है, पहले पढ़ते थे हम लोग कि लिबरल नेशनलिज्म तो है, मतलब बढ़ रही थी, बट कंजर्वेटिव्स भी ये सोचते थे कि कुछ चेंजेस हम ले आएँ जिससे कि लोग हमसे नाराज़ ना हो और हमारा मोनार्क जो है वो जिंदा रहे। वही हालत कुछ ऑटोमन एम्पायर के आसपास थी, ठीक। उसमें क्या हुआ भाई, उन्होंने ताकत तो बहुत बढ़ाई, अपने आप को स्ट्रेंथन तो बहुत किया। मॉडर्नाइजेशन मतलब जो कैवलरी है, आर्मी है, हथियार हैं, एवरीथिंग, उन चीज़ों से अपने आप को बहुत मॉडर्नाइज किया, कुछ चेंजेस भी लाए और इंटरनल रिफॉर्म भी किए। मतलब अपने कुछ अंदरूनी बदलाव अपनी कंट्री में, अपने एम्पायर में, जैसे कि कंजर्वेटिव के टाइम हो रहा था, नेपोलियन के टाइम और नेपोलियन के बाद हो रहा था, बट विद वेरी लिटिल सक्सेस। लेकिन ऑटोमन एम्पायर को ना सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि एट द लास्ट जब ये कहा जाए कि नहीं हमें तो नेशन स्टेट ही चाहिए, आप चाहे कितने भी अच्छे हों, आप बाहर चले जाएं, हमारी जगह हमारा ही लोगों का राज होना चाहिए, तो नेशनलिज्म की जब फीलिंग्स इतना टॉप पे थी तो लोग ऑटोमन एम्पायर को भी मतलब पसंद नहीं कर रहे थे, भले ही वो चेंजेस कर रहे हैं। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज़ ब्रोक अवे। अब एक एक करके ये जो यूरोपियन सब, यहाँ यूरोपियन से मतलब है बेटा ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, नेशनलिटीज़ ब्रोक अवे। बाल्कन्स में चाहे स्लाव हों, सर्ब्स हों,
ठीक है, स्लोवेकिया वाले रीजन हो, बोस्निया हो, क्रोएशिया हो, कोई भी रीजन हो, ग्रीक हो, मैसेडोनिया हो, ये सब टूट टूट के अलग अलग होने लगे। वो ऑटोमन एम्पायर के साथ अब नहीं रहना चाहते। फ्रॉम इट्स कंट्रोल, उसे कंट्रोल से भी बाहर हो गए एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। और उन सभी ऊपर के जो बाल्कन रीजन के 10 आप नेशन स्टेट देख रहे थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस मतलब डिक्लेयर कर दिया कि अब हम आज़ाद हैं, अब हमारे ऊपर कैसे कंट्रोल है। द बाल्कन पीपल बेस देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस, फॉर पॉलिटिकल राइट्स और नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट। अब होता क्या है बट सभी लोग क्या करते हैं जी, लोग अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम करने के लिए, अपने पॉलिटिकल राइट्स को क्लेम करने के लिए, अपनी नेशनलिटी को क्लेम करने के लिए कि मैं बाल्कन हूँ, मैं क्रोएशिया हूँ, मैं सर्बिया का हूँ, लोग अपने अपने दावे करते हैं। और वो कैसे करते हैं? वो अपनी हिस्ट्री यूज़ करते हैं पुरानी। हम उस टाइम ऐसे थे, हमारे पास सारे राइट्स थे, हमारे पास किसी भी राजा का दखल नहीं था, हमारे अपने लोगों का राज था, हमारा कल्चर डेवलप था, हमारा कल्चर जिंदा था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे हम भी आज करते हैं। जब इंडिया में मतलब अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ बहुत सारी चीज़ों की बुराइयां करते थे, तो यहीं पे राजा राम मोहन रॉय हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, और चाहे फीमेल्स हों, बहुत सारे ऐसे हीरोइज्म वाले कैरेक्टर हैं, वो यहाँ पे आए। लेटर ऑन आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते रहे, जानते रहे, सीखते रहे। ठीक वैसे ही वो अपनी हिस्ट्री को यूज़ कर रहे हैं ये प्रूव करने के लिए कि वो ना बहुत पहले इंडिपेंडेंट थे, बट धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली वो उनको मिला लिया गया, उन पे कब्जा कर लिया किसने? फॉरेनर पावर्स ने। चाहे वो ऑटोमन आया हो, चाहे वो रशियन एम्पायर आया हो, चाहे वो रोमन एम्पायर आया हो, कोई भी आया हो, वो उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया। तो जब ये चीज़ कोई प्रूव कर देता है लोगों के बीच में, तो लोग फिर किसी दूसरे पावर को मानते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सिर्फ अपने देश से प्यार है और वो सब अपनी कंट्री को फ्री करना चाहते हैं, हमारा राज होना चाहिए इस पर। Hence the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggles। अब जो रिबेलियंस यानी जो विद्रोही हैं, विद्रोह कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे हैं, ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को अलग कर रहे हैं, ब्रोक अवे, वो सब ये इसी चीज़ को सोच रहे हैं। किस चीज़ को? उनके खुद के स्ट्रगल्स को। उन्होंने जो अटेम्प्ट किए विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस, जो उनकी आज़ादी बहुत साल पहले खो गई थी, वो उनके बारे में अब सोचते हैं, उनके बारे में ख्याल करते हैं, और अपनी नेशनलिटीज़ को वो लोग अब जिंदा रखते हैं। ये हर कोई करता है, आज के मॉडर्न टाइम पे भी आप देख लीजिए। ओके, फिर यहाँ पे एक स्टार्ट है, एज अ डिफरेंट स्लाविक नेशनलिटी स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी। अब क्या हुआ? अब ये सब स्लाव्स तो हैं ही, टोटल सब मिला के, ठीक। अब ये अपनी अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंस के लिए भी सब करेंगे, ठीक है। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन धीरे धीरे जब ये सब हुआ, जब आपस में सब आज़ाद होना चाहेंगे, तो सिंपल सी बात है कि आज़ादी के वक्त वो इतने पावरफुल तो नहीं होंगे, आर्मी तो दूसरी थी। ये ठीक वैसी सिचुएशन है बेटा, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का ये इसको आप ऐसे समझ लें जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच कश्मीर है। उस टाइम ना तो हमारे पास पूरी फुल्ली पावरफुल आर्मी थी बट एयरफोर्स नहीं थी, नेवी उतनी अच्छी नहीं थी, पाकिस्तान के पास भी नहीं थी। पहाड़ी इलाकों में घुस के ही तो पाकिस्तानी कबायलियों के साथ मिलके पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीर पर कब्जा किया, और आज बहुत सारा पार्ट कश्मीर का उनके पास है। हम उसे POK बोलते हैं और पाकिस्तान उसे आज़ाद कश्मीर बोलता है। जो हमारा वाला जम्मू वाला पूरा इलाका है उसे पाकिस्तान गुलाम कश्मीर बोलता है, और हम जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। तो टेंस हुआ कि नहीं हुआ पूरे एशिया में, इंडिया पाकिस्तान के बीच कश्मीर, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में सबसे टेंस है। जैसे ताइवान है चाइना के लिए, बहुत सारे रीजंस है। ठीक वैसे ही अब कश्मीर चाहता था कि हम भी आज़ाद रहते, लेकिन कश्मीर को एट द लास्ट इंडिया में मिलने के लिए ही अपने आप को साइन करना पड़ा राजा हरि सिंह को। ये ठीक वैसे ही लड़ाई के लिए एक जड़ तैयार हो जाती है, ऐसा हमेशा से होता आया है। अब आप इसको ही देख लो, त्रावणकोर था, भोपाल था, हैदराबाद था, जूनागढ़, ये भी इंडिया का पार्ट नहीं बन रहे थे, इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे, बट धीरे धीरे उसको इंडिपेंडेंट बना के इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अपने हिस्से में लिया। आज वो हमारा यूनाइटेड पार्ट है। ठीक वैसे ही बाल्कन एरिया की कहानी है स्टूडेंट्स।
द बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे जलन इसलिए थी क्योंकि पावरफुल दिखना चाहते थे, राज करने की उनकी वो थी, हम अपने देश को चलाएंगे, हम अपने देश को चलाएंगे। ये ठीक वैसे ही था जैसे हमारे अंग्रेज़ों के आने से पहले इंडिया में 562 रियासतें एक दूसरे से लड़ाई करती रहती थी। एक तो थे नहीं हम उस टाइम। एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी, और हर एक को लगता था इस उम्मीद से कि मैं दूसरे का इलाका, टेरिटरी को एक्सपेंस कर लूँगा और अपने में मिला लूँगा, मतलब बढ़ा लूँगा, एक्सपेंडिशन। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लड़ाई पैदा करती हैं। जब कोई झुकने को तैयार ना हो, वो कहे नहीं ये मेरा इलाका, वो कहे मेरा इलाका है, कोई कहते नहीं तो पूरा पाकिस्तान मेरा है, कोई कहते कश्मीर पूरा मेरा है, पाकिस्तानी कहते हैं आधा पंजाब हमारा है जो इंडिया के पास है। तो ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ जो शुरू से लगती रही। अभी रिसेंटली असम और मेघालय में भी यही बात हुई बॉर्डर को लेकर। इंडियन स्टेट्स में भी ये हो गया, खुद सोचो आप। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मेघालय की आइडेंटिटी अलग है और असम की अलग, कल्चरली भी, लैंग्वेज वाइज भी बहुत सारी चीज़ें थोड़ी अलग है। मैटर वर्स फर्दर कॉम्प्लिकेटेड। अब जब ये बाल्कन वाला रीज़न है ना, और एक दूसरे के लिए ज़मीन हड़पने की जो इनकी ये पॉलिसी थी, ये बाद में बहुत सीरियस होती गई। कॉम्प्लिकेटेड क्यों? क्योंकि जो बाल्कन्स थे बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। अब जो यूरोप की बड़ी बड़ी पावर थी, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, अब ये भी उस पर कब्जा चाहते हैं पूरे बाल्कन रीजन पे। अब राइवलरी यानी कि वहाँ पे एक दूसरे से कंपटीशन का माहौल बन गया। अब ये सीरियस प्रॉब्लम थी कि हम आपस में तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन बाहर वाली ताकतें आके भी बाल्कन रीजन के ऊपर अपना पावर अटॉर्नी साबित करने की कोशिश कर रही हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड देवर इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स, और यही वो पीरियड है, ये इंटेंसली बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति पावर्स जो हैं विद्रोही टाइप की हो रही, राइवलरी है, एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं। ओवर ट्रेड, चाहे ट्रेड की बारी हो, चाहे कॉलोनी की बारी हो, चाहे नेवल की बारी हो, मिलिट्री माइट, ताकत की बात हो, हर किसी में एक दूसरे से राइवलरी, एक दूसरे से आगे निकलने की हिम्मत रखते हैं। इंडिया भी कॉलोनी था उस टाइम ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश वैसे ही बहुत पावरफुल था, आर्मी की तरफ से, पैसे की तरफ से। अफ्रीका में बहुत जगह ब्रिटिश थे, और यूरोप की जो अदर पावर्स हैं वो भी दुनिया में कहीं ना कहीं कॉलोनीज पे कब्जा करके अपने आप को पावरफुल बना रहे थे, वेल्थ मतलब वेल्दीएस्ट बन रहे थे। तो ये वही चीज़ है। बाद में क्या हुआ, दिस राइवलरीज आर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। अब ये इतने ज़्यादा इस रास्ते पे इस तरह से चल पड़े हैं कि अब ये जो इनकी प्रॉब्लम है बाल्कन वाली, ये अब सुलझेगी नहीं, ये सिर्फ बढ़ेगी, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को उस पर दावा खींचना चाहता है। ईच पावर, अब वो कौन कौन सी थी? रशिया था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रियो हंगरी, ये ऑस्ट्रिया और हंगरी को मिला के बोला है। वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन। अब ये सब उत्सुक थे कि इससे पहले दूसरे का पावर होल्ड हमारा हो जाए। इन 4-5 में आपस में ज़्यादा राइवलरी था। एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, और अपने पावर को पूरे एरिया पे कंट्रोल करना। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन, और इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे बड़े छोटे छोटे वॉर्स शुरू हो गए। एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो कहानी है उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और बाकी है, वो आपको हम कल बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक दूसरे के लिए जेलस होना, एक दूसरे की ताकत को कम आंकना, बाहर से जो राइवलरी पावर्स हैं उनको बढ़ावा देने देना, और ख़ुद की टेरिटरीज़ में दूसरी की टेरिटरीज़ को साबित करने देना, ये ऐसे बहुत से रीज़न थे कि यहाँ ये सब एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ पीस और हार्मनी को खो चुके थे। अब सिर्फ वहाँ लड़ाइयाँ हो रही थी। इसी बीच में एक आर्क ऑफ ड्यूक थे सर्बिया के, आई थिंक ऑस्ट्रिया के, तो सर्बिया ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी, राजकुमार राजकुमारी दोनों की। उसके बाद ये लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं। कैसे? सर्बिया की तरफ से जर्मनी आया, उधर इंग्लैंड ऑस्ट्रिया की तरफ चला गया, फिर बाद में धीरे धीरे एक दूसरे के दो स्पेस बन गए, दो साइड बन गई, धीरे धीरे फिर वो लड़ाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बदल गई। उसको हम थोड़ा बेहतर तरीके से समझ लेंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि बाल्कन जो था अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट था, अपने आप में बहुत चीज़ों को समेट रहा था, और अपने आप में बहुत ही अशांति को लिए हुए था। ठीक,
तो कल इसको फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स। आज के लिए थैंक यू।